हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पे क्लास 12th बायोलॉजी वालों के लिए क्लास 30, ये हमारा आपका 13वां चैप्टर है, ठीक ना। 30 चैप्टर है आपका, 13 चैप्टर है। और जीव एवं समष्टिया से, जीव और समष्टिया से आपका 13वां चैप्टर है क्लास 12th बायोलॉजी वालों, बायोलॉजी का हिंदी मीडियम वालों के लिए है। और यदि आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। टेलीग्राम एसकेएम स्टडी पे टेलीग्राम अब आप डाउनलोड करेंगे ऐप्स, फिर टेलीग्राम सर्च करेंगे टेलीग्राम पे एसकेएम स्टडी, तो वहाँ पे आपको चैनल मिलेगा एसकेएम स्टडी का। क्योंकि पीडीएफ और वीडियोस की और जो भी आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वहाँ पर भी भेज दी जाती हैं, पीडीएफ वीडीएफ नोट्स। और साथ ही साथ आपको वीडियो और पढ़ाई करना है तो अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही टेलीग्राम पर ही हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका सभी का लिंक डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे है आपका जीव और समष्टिया, ठीक है ना। जीव और समष्टिया है कक्षा 12वीं बायोलॉजी का 13वां चैप्टर। ये हमारा दो पार्ट में लेके आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्टों में ये आपका वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले आता है आपका पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। पारिस्थितिकी इकोलॉजी होती क्या है? तो अर्नेस्ट हीकल के अनुसार जीवों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, यानी कि वह इकोलॉजी कहलाता है। जीवों के जो कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं हम लोग? मतलब पारिस्थितिकी कहते हैं। फिर आता है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ है चारों तरफ से और आवरण का अर्थ है ढके हुए। इस प्रकार हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वही पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। पर्यावरण का कोई भी घटक जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जीव को एक विशेष प्रकार से प्रभावित करता है, पर्यावरणीय कारक कहलाता है। अब आता है पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, और तीसरी क्या होती है? मनोसामाजिक पर्यावरण। तो सबसे पहला आता है आपका भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण। तो भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण का प्रमुख भाग भौतिक पर्यावरण से मिलकर बनता है। इसके अंतर्गत वायु, जल, भूमि, ध्वनि, ऊष्मा, नदी, पर्वत इत्यादि पदार्थ सम्मिलित हैं। और वहीं पे अगर देखिए जैविक पर्यावरण, तो संपूर्ण भूमंडल में जैविक पर्यावरण बहुत बड़ा अवयव है जो कि मानवों के इर्द गिर्द रहता है। जीव जंतु एवं वनस्पति इस घटक के प्रमुख सहयोगी हैं और इसे 2 भागों में विभक्त किया जाता है। किसमें? पौधे का वातावरण तथा जीवों जानवरों का वातावरण। यानी कि इसको कितने भाग में बांटे हैं? जैविक पर्यावरण को 2 भागों में, ठीक है ना। पौधे का वातावरण तथा जीवों व जानवरों का वातावरण। फिर अगला आता है मनोसामाजिक पर्यावरण। तो यह मानव के सामाजिक संबंधों से प्रकट होता है। कौन? मनोसामाजिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत हम सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में मानव के व्यक्तिगत के विकास का अध्ययन करते हैं। अब आता है आपका वास स्थान, यानी कि हैबिटेट क्या होती है? वह स्थान जहाँ पर कोई जीव सामान्य रूप से निवास करता है। यह एक वृहत क्षेत्र होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास स्थान कहते हैं, ठीक है ना। फिर पारिस्थितिक संगठन क्या होता है? पारिस्थितिक जगत में पाए जाने वाले क्रियाशील घटकों का क्रमबद्ध संगठन जो आरोही क्रम में रहता है उसको हम लोग पारिस्थितिक संगठन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिक संगठन कहते हैं। जैसे कि आपका व्यष्टिगत जीव। अब आता क्या आता है? व्यष्टिगत जीव। तो जीव या व्यष्टि पारिस्थितिक संगठन की आधारभूत इकाई है। व्यष्टि अपने समान जीवों से एवं एक साथ ही अन्य जात के जीवों के साथ अन्योन्य क्रियाएं करता रहता है। दूसरा आता है समष्टि। समष्टि क्या होती है? तो किसी निश्चित समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की जातियों के व्यष्टियों या जीवों की कुल संख्या को समष्टि या आबादी कहते हैं।
जैसे कि तालाबों में मछलियों की समष्टि। तो समष्टि या आबादी आपको समझाई, यहाँ पे परिभाषा आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, याद कर भी सकते हैं। फिर आता है समुदाय। समुदाय क्या होता है? किसी एक क्षेत्र में स्थित विभिन्न जातियों की समष्टियां स्थानीय समुदाय कहलाती हैं। फिर आपका आता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो यह एक स्वनियंत्रित एवं स्वनिर्भर प्रकृति का भाग है। पारितंत्र में ऊर्जा एवं पोषक पदार्थों का पुनः चक्रण होता है। अब आता है आपका जीवोम। जीवोम क्या होता है? तो यह एक प्राकृतिक व अस्थायी बृहद क्षेत्र है जिसका आकार पारितंत्र से काफी बड़ा होता है। और जीवोम हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थलीय एवं जलीय। जीवोम कितने प्रकार के होते हैं? हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थलीय जीवोम, दूसरा होता है जलीय जीवोम। तो जीवोम के और कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि शीतोष्ण, पर्णपाती वन एवं मरुस्थल जीवोम। ये क्या है? जीवोम के उदाहरण हैं। फिर आता है आपका जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है? पृथ्वी का संपूर्ण स्थलीय एवं जलीय जीवोम, जहाँ तक जीवों के पाए जाने की संभावना होती है, जैवमंडल कहलाता है। यह पारितंत्र संगठन की सबसे ऊंची इकाई है। अब आता है पारिस्थितिकी कार्य स्थिति। तो यह किसी विशिष्ट वासस्थान का वह विशिष्ट भाग है जो जीव की सक्रियता के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। फिर आता है जीव एवं पर्यावरण। किसी जीव या समुदाय के चारों ओर स्थित सभी घटक व कारक जो उस जीव के जीवन पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जैसे कि जीवों पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारक हैं, जैसे कौन कौन से जीवों पर विभिन्न कारक हैं, उसको ही पर्यावरण कहेंगे ना, जीव एवं पर्यावरण। भौतिक या अजैविक कारक, तो इन्हें तीन भागों में बांटा गया, जैसे कि जलवायु, स्थलाकृत कारक और मृदीय कारक। तो पहला आता है जलवायु संबंधी कारक। तो जलवायु संबंधित क्या हो सकता है? प्रकाश, तापमान, वर्षा जल, वायु, वायुमंडलीय आर्द्रता और वायुमंडलीय गैसीय, ठीक है ना, ये किसके अंतर्गत आएगी? जलवायु संबंधी कारक। और वहीं पे स्थलाकृत संबंधी कारक कौन कौन से आएंगे? समुद्र की सतह से ऊंचाई, पर्वतों तथा घाटों की दिशा, ढलान की प्रवणता, ढलान का अनावरण, ये आपके क्या आती है? स्थलाकृत कारक आती है। तीसरी आती है मृदीय कारक। तो खनिज पदार्थ, मृदा की वायु, मृदा जल, कार्बनिक पदार्थ तथा ह्यूमस, ये मृदीय कारक होते हैं। अब भी आता है आपका जैविक कारक। तो जैविक कारक जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक, परजीवी जंतु व पौधे, सजीवी जंतु जीव, पादप एवं जंतु। अब आती है आपकी जलवायु संबंधी कारक। तो जलवायु संबंधी कारक क्या क्या हो सकते हैं? जलवायु को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के अध्ययन को ही जलवायु विज्ञान कहते हैं। जलवायु को जो प्रभावित करने वाले सभी कारकों को जलवायु विज्ञान कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है प्रकाश यानी कि लाइट। तो जीवों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त होती है, ठीक है ना। प्रकाश का पौधे पर प्रभाव यानी प्रकाश ज्योति कैसे पौधे पर अपना प्रभाव इफेक्ट डालती है? तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और दूसरा, रंध्रों के खुलने व बंद होने पर भी प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। चौथा आती है गति। तो पौधे द्वारा प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप गति प्रदर्शित करना धनात्मक प्रकाशानुचलन कहलाता है। पांचवा आता है दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता क्या होता है? पौधे की आकारिकी, कारिकी एवं पारिस्थितिक पर प्रकाश की अवधि के प्रभाव को दीप्तिकालिता कहते हैं। इसके आधार पर पौधों को निम्न प्रकार में बांटा गया है। जैसे कौन कौन से? अल्प प्रकाशी पौधे, इसमें पुष्पन के लिए निर्णायक दीप्तिकाल से कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, जैसे कि धतूरा, सोयाबीन इत्यादि। दूसरा आता है दीर्घ प्रकाशी पौधे। इनमें पुष्पन के लिए निर्णायक दीप्तकाल से अधिक अवधि के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे पालक, मूली इत्यादि। सी आती है आपकी दिवस निरपेक्ष पौधे। इसमें पुष्पन पर प्रकाशन अवधि की प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे टमाटर, मिर्च इत्यादि। डी आती है अल्प दीर्घकालिक प्रकाशी पौधे। तो इन पौधे में पुष्पन के लिए कुछ समय के लिए कम प्रकाश की अवधि, फिर बाद में अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। इसे हम लोग अल्प दीर्घ प्रकाशी पौधे कहते हैं, जैसे कि गेहूँ।
फिर आता है आपका दीर्घ अल्प प्रकाशी पौधे। इसमें पुष्पन के लिए पहले कुछ समय के लिए अधिक प्रकाश अधिक और बाद में कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे कि ब्रायोफिल्म में हमारा पहले सबसे अधिक फिर बाद में सबसे कम। अब आता है आपका स्ट्रेटिफिकेशन। ये क्या होता है? तो सदाबहार वनों में पौधे 3 से 6 स्तर बनाते हैं, जैसे लंबे वृक्ष, मध्यम लंबाई के वृक्ष, कम लंबाई के वृक्ष एवं वनों में सबसे निम्न स्तर के पौधे को प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। यानी कि जो हमारे सदाबहार के वन होते हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और जो छोटे छोटे उसके नीचे दबे हुए हैं उनको प्रकाश नहीं मिल पाता है। अब आपका आता है जंतुओं पर प्रकाश का प्रभाव, यानी जंतुओं पर किस प्रकार से प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। पहला आता है प्रजनन, यानी कि अनेक जंतुओं के प्रजनन पर प्रकाश अवधि का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अल्प प्रकाशी प्राणी। कुछ प्राणी जैसे हिरण, भेड़, बकरी आदि अल्प प्रकाश अवधि में जनन करती हैं। दूसरा आता है आपका दीर्घ प्रकाशी प्राणी। ऐसे प्राणियों में प्रजनन लंबी प्रकाश अवधि के दौरान होता है, जैसे कि टर्की में। फिर आता है दिवस निरपेक्ष प्राणी। इसमें प्रजनन पर दिन की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे खरगोश, स्थली गिलहरी और इत्यादि। अब आता है सक्रियता की अवधि। तो कुछ जंतु केवल रात में सक्रिय होते हैं, जैसे उल्लू और चमगादड़। अब आपका था तापमान, यानी कि टेम्परेचर। तो ताप एक अति महत्वपूर्ण कारक है। यह बीजों का अंकुरण, वृद्धि, पुष्पन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पुष्पों का खुलना आदि क्रियाओं को प्रभावित करता है। प्रत्येक जीव की अनुकूलतम तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कोई भी जीव है उसको अनुकूलतम तापमान जरूर से जरूर चाहिए। अब आपका आता है ताप का पौधे पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तो ताप का प्रभाव पौधे की शारीरिक बनावट, समस्त जैविक क्रियाओं तथा भौगोलिक वितरण पर पड़ता है। कभी कभी पुष्पों तथा रंध्रों का खुलने व बंद होना उष्मा के कारण ही होता है। ताप का प्रभाव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन पर भी पड़ता है। अधिक ताप से वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। अब आता है आपका ताप का जंतुओं पर प्रभाव, जैसे प्रजनन के लिए और लिंग व्यवहार के लिए। तो सामान्य प्राणियों में प्रजनन एक विशेष मौसम में होता है, जब इनके देह का तापमान अनुकूलतम होता है। दूसरा आता है लिंग व्यवहार। तो कुछ प्राणियों जैसे मगरमच्छ एवं घड़ियाल में भ्रूणी परिवर्धन के समय लिंग का निर्धारण ताप क्रम पर ही निर्भर करता है। तीसरा आता है आपका जल वर्षा या अवक्षेपण। तो पृथ्वी के 73% भाग पर जल पाया जाता है। जल जीव द्रव्य का मुख्य घटक है। किसी भी क्षेत्र की वनस्पति पर वर्षा, हिम, वायु की आर्द्रता का सीधा प्रभाव पड़ता है। जल का विनिमय एक चक्र के रूप में होता है और इसे ही जल चक्र कहते हैं। अब आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों जल का पौधे पर प्रभाव कैसे पड़ता है, यानी जो जल होते हैं वो प्लांट पर किस प्रकार से इफेक्ट डालते हैं। तो जल विभिन्न जैविक क्रियाओं का माध्यम होता है। जो जल होता है वो जैविक के विभिन्न क्रियाओं का माध्यम होता है। जल सार्वत्रिक विलायक होता है, यानी किसी भी चीज को जल में घोला जा सकता है। जल की उपलब्धता के आधार पर स्थलीय आवास के पौधों को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है, 3 समूहों में रखा गया, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला आता है आपका आर्द्रतोद्भिद, समोद्भिद और मरोद्भिद। तो आर्द्रतोद्भिद क्या होता है? आर्द्र एवं नम क्षेत्रों में रहने वाले पौधे को आर्द्रतोद्भिद कहते हैं। समोद्भिद अनुकूल नमी एवं वातन में उगने वाले पौधे को समोद्भिद कहा जाता है। मरुद्भिद शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को मरुद्भिद कहा जाता है। अब आपका आता है वायुमंडल आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता। तो वातावरण में जल वाष्प के रूप में पाए जाने वाली वायु की नमी को ही आर्द्रता कहते हैं। जो आपके वायुमंडल में नमी के रूप में पाई जाती वाष्प, उसे क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। वायु के इकाई आयतन में जलवाष्प की जो मात्रा होती है वह मात्रा वायुमंडलीय आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता का पौधे पर प्रभाव कैसे पड़ता है? तो आर्द्रता से वाष्प का द्रवण प्रभावित होता है।
आर्द्र वातावरण में उगने वाले पौधे अपेक्षाकृत अधिक लंबे व पतले तथा पीले हो जाते हैं। अब आता है आपका वायुमंडलीय गैसें। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सूक्ष्मजीवी, कार्बन के कण, कारखानों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे SO2, NH3, CO2, SO3 आदि भी वायुमंडल में मिल जाती हैं। ठीक है ना, ये वायुमंडलीय गैसें कहलाती हैं। तो ये होती है, ये वायुमंडलीय गैसें कहलाती हैं। चलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो पहला आता है नाइट्रोजन 78.3%, आर्गन 0.93%, हाइड्रोजन 0.1%, हीलियम 0.005%, जीनॉन बस पाई जाती है। और ऑक्सीजन 20.99, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नियान 0.0018, क्रिप्टॉन 0.001 और ओजोन व्याप्त की अभी निश्चित नहीं की गई है, की गई लेकिन बहुत इसकी वो ज़्यादा इस पर अभी एक्यूरेटेड वैल्यू नहीं मिली है। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का ये क्या है, क्रम है। ठीक है ना, तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों आप इसको देख लीजिए, जीव एवं समष्टियाँ की ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। सभी वीडियो प्लेलिस्ट मिलेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे वायु के बारे में। ओके, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।